सुप्रभात। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम आपकी पूरक पुस्तिका प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियों के अंतर्गत बूढ़ी काकी कहानी का वाचन करेंगे एवं उसके मूल भाव को समझते हुए काठिन्य का निवारण करेंगे। आज हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी बूढ़ी काकी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काकी मानवीय करुणा की भावना से ओतप्रोत कहानी है। इसमें लेखक ने बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज, परिवार की उस समस्या को उठाया है जहां वृद्ध जनों की से उनकी संपत्ति को लेने के बाद उनकी उपेक्षा की जाती है। केवल इतना ही नहीं, उन्हें बात बात पर अपमानित किया जाता है। उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता। सामाजिक यथार्थ के इस माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने मनुष्य की स्वार्थी भावनाओं का घृणित एवं विभत्स रूप को प्रस्तुत किया है। लेखक ने यह कहा है कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था एक समान होता है। समाज में जो वृद्ध जनों की उपेक्षा होती है, बूढ़ी काकी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज के इस विभत्स रूप को प्रस्तुत किया है। जब व्यक्ति युवा रहता है तो धन संपत्ति एकत्र करता है कि जीवन के जब एकदम उतार पर हम आएंगे, जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमारे परिवारजन हमारी सेवा करेंगे। लेकिन सब परिवार के लोग उस संपत्ति को अपने नाम करा लेने के पश्चात उनकी उपेक्षा करते हैं, उनका अनादर करते हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने बूढ़ी काकी कहानी के माध्यम से समाज के इस घृणित एवं विभत्स स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों, आज हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी बूढ़ी काकी का अध्ययन करेंगे। बूढ़ी काकी प्रस्तावना देख लेते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी, न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि वृद्धावस्था बाल्यावस्था का पुनरागमन होता है। जैसे छोटे बच्चे जब जिद में आते हैं कि मुझे ये चाहिए तो वह रोने लगते हैं और भूख या भोजन के सिवा उनमें
भी महत्व नहीं रहता है किसी भी बात से। उसी प्रकार से वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर व्यक्ति को की जो जीवा स्वाद होता है, जो इंद्रियां होती है कि हाँ मुझे स्वादिष्ट भोजन मिलना चाहिए, वह प्रबल हो जाती है और अपनी समस्याओं को, अपने कष्ट को वह रोकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। तो लेखक ने इसी बात को कहा है कि वृद्धावस्था बाल्यावस्था का पुनरागमन होता है। बूढ़ी काकी भी ये करती थी। उन्हें भोजन नहीं मिलता था समय से, या बाहर से कोई वस्तु आती थी उन्हें नहीं मिलती थी, तो वह रो रोकर, चीख चिल्लाकर, और ऐसे नहीं कि धीरे धीरे रोती थी, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी और सबको अपने कष्ट को बताती थी। आगे देख लेते हैं, अब हम कहानी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो कर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली दीपों के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उसके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उसकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय तक, जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र ही थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उतनी उसकी तीव्रता उतनी न खलती जितनी बुद्धिराम की भल मनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, किंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भाग जाता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती, तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती, इस भय से कि काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं उपयुक्त था। बूढ़ी काकी के पति की मृत्यु हो गई थी और बच्चों की भी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी थी। बुद्धिराम कह सकते हैं बहुत सज्जन भला मानुष था, लेकिन तब तक जब तक कि उसके कोष पर, उसके धन पर कोई व्यय न हो। उनकी पत्नी रूपा तीव्र थी, तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी। बूढ़ी काकी जब रोने लगती थी, संताप करने लगती थी, तो सभी ये कह देते थे कि वह भोजन के लिए रो रही है। ये बात प्रसिद्ध हो गई थी।
लेकिन जब घर के बड़े ही वृद्ध जनों का सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? उस घर के बच्चे भी बूढ़ी काकी का अपमान करते थे, उन्हें चिकोटी काट लेते थे, उनके ऊपर पानी गिरा देते थे। इस तरह से उनके बहुत ज़्यादा उन्हें अपमानित करते थे। परिवार में यदि बड़े अपने वृद्धों का अपमान करते हैं तो बच्चे ही होते हैं, उनके लिए तो एक खिलौना का माध्यम बन जाता है। तो कहीं न कहीं बुद्धिराम के घर में भी बूढ़ी काकी का के साथ यही व्यवहार हो रहा था और वह उनकी सारी संपत्ति उसने अपने नाम लिखवा ली थी और उससे आमदनी भी अच्छी होती थी। लेकिन वह उनको वो पर्याप्त भोजन तक बूढ़ी काकी को नहीं मिलता था। आगे देख लेते हैं बच्चों। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से का मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसकी रक्षागार थी। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। परिवार में यदि कोई बूढ़ी काकी के पास बैठता था तो वह बुद्धिराम की छोटी पुत्री लाडली थी। अपने दोनों भाइयों के भय से कि होता है ना परिवार के यदि छोटे भाई बहन रहते हैं और बड़े जल्दी से खा लेते हैं और छोटों का भी छीन लेते हैं। इस भय से वह अपनी मिठाइयाँ और ये सभी बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी। लेकिन वहाँ पे भी बूढ़ी काकी भाई वृद्ध थी और उन्हें देना पड़ता था, लेकिन उतना नहीं जितना उसके दोनों भाई यदि उससे छीन लेते थे और थोड़ा बहुत भी बूढ़ी काकी को दे देती थी और उन्हीं के पास बैठकर वह अपना खाती थी। और इस वजह से दोनों में एक तरह से सहानुभूति का आरोपण हो गया था। आगे देख लेते हैं। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्का लगवा रहे थे। समीप खड़ा हुआ भाट विरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। एक दो अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह रखे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी और दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। मेरे लिए कुछ न भोजन बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो न सकी। बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक हो रहा था और पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। हलवाई मिठाई खाने बना रहे थे और उसके मसालों की सुगंध बूढ़ी काकी अपने कमरे में बैठी हुई ले रही थी और सोच रही थी कि मुझे लग रहा है कि आज भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी देर हो गई है और अब तक कोई भोजन लेकर नहीं आया है, मुझे भोजन नहीं मिलेगा। ये सारे उनके मन में विचार चल रहे थे।
आहा, कैसी सुगंधी है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भागे कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी। परंतु रूपा के भय से फिर उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर अपने मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिक किया करते हैं। आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फुली फुली नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी। कड़ाह से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बूढ़ी काकी अपने कमरे में बंद थी और विभिन्न प्रकार के जब व्यंजन का वह सुगंध ले रही थी तो उन्हें लग रहा था कि कितने व्यंजन बन रहे होंगे, पता नहीं कोई नहीं आ रहा है। लाडली का ध्यान आता है, उनके दोनों बुद्धिराम के और पुत्रों का ध्यान आता है और वह सोचती है कि क्यों न चल के वहीं बैठा जाए और देखा जाए तो शायद और उन्हें आनंद आता। और इस तरह का विचार करके वृद्ध है और उन्हें ये लगता है कि अभी तक मुझे भोजन नहीं मिला। वह देखना चाहती थी कि मतलब उन्हें मन में जो भी उनकी कल्पनाएं थी इस तरह के विचार करके वह वहां पर आती है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में। कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। ठंडई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है। जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कि कहीं पड़ोसियों ने यह न कहने लगी कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि कहीं हाथ आंख हटी और चीजों की लूट मची। बूढ़ी काकी अपने कमरे में से निकलकर कड़ाह के पास आकर बैठती है और उधर रूपा सारे प्रबंध में एकदम व्यस्त थी। उसे स्वयं के लिए भी समय नहीं मिल रहा था और वह एकदम उद्विग्न होकर परेशान होकर वह सारे कार्य कर रही थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हैं। मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपट पड़ी और उन्हें दोनों हाथों से झपट झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गए।
जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया पर भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे तो माचा छोड़े, नाम पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। जितना इतनी ठूसती है न जाने कहाँ चला जाता है। भला चाहती हो तो अपनी कोठरी में जाकर बैठो। जब तक घर के सभी खान जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो, चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी के जब कागार पर कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। जब बूढ़ी काकी को रूपा वहां देखती है तो एकदम क्रोधित हो जाती है और उसे झटक कर एकदम उलाहना देती है कि पता नहीं कितना खाती है और इतना खाना मिलने के बाद भी इनका मन नहीं भरता है या हमें अपमानित करने के लिए यहाँ पर आकर बैठ गई है, और इस तरह से बहुत सारे अपशब्द कहकर उन्हें अपमानित करती है और कहती है कि चुपचाप अपनी कोठरी में चले जाइए। बूढ़ी काकी सुनती है तो ना तो वे रोती है, ना तो कोई उलाहना देती है, कोई बात नहीं कहती है, और वह इतने कटु वचन को सुनकर वह अत्यंत दुखी हो जाती हैं और चुपचाप अपनी कोठरी में चली जाती हैं। वृद्ध जनों का ऐसा अपमान, ऐसा तिरस्कार कहीं ना कहीं हमारे मन के कह सकते हैं दुर्व्यवहार को प्रकट करता है। क्या हमें इतना धैर्य नहीं है या हमें इतना सम्मान नहीं है अपने वृद्ध जनों के लिए कि हम इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, हम इस तरह की बातें करते हैं जिससे उन्हें और अधिक कष्ट होता है। तो यह जो भावना थी, ये जो रूपा आकर करती है बूढ़ी काकी के साथ, ये कहीं ना कहीं हमारे मस्तक को झुका देती है कि हमारा समाज कितना पतोन्मुख हो चुका है, कि वृद्ध जनों का इतना अपमान घर में हो रहा है। रूपा के जो अपशब्द रहते हैं वो बूढ़ी काकी के हृदय को व्यथित कर देते हैं। वह ये सोचने लगती है कि वह उसके अपशब्दों को इतने कठोर और इतने तेज से वो बोलती है कि वह कोई उत्तर नहीं देती हैं और चुपचाप अपनी कोठरी में चली जाती हैं और वहां जाकर वह चुपचाप बैठ जाती हैं। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से इसी तथ्य को स्पष्ट किया है कि अब वृद्ध जनों की संपत्ति लेते समय तो हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, सब चीजें देंगे, और तत्पश्चात उनका इतना अपमान, इतना तिरस्कार कि उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। ये कहीं ना कहीं समाज के पतन को प्रदर्शित करता है, समाज के विभत्स एवं घृणित स्वरूप को प्रस्तुत करता है। जिस तरह का व्यवहार बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा बूढ़ी काकी के साथ कर रहे थे, वह समाज के एक विभत्स स्वरूप को प्रस्तुत कर रहा है। तो आज हमने देखा कि प्रेमचंद जो बूढ़ी काकी रहती हैं वह वृद्ध रहती हैं, उन्हें स्वाद को लेकर वह और अधिक एकदम उत्सुक रहती है कि उन्हें अच्छा भोजन मिले और स्वादिष्ट भोजन मिले, और वह जाकर बुद्धिराम के पुत्र का वो जहाँ पर पूड़ियाँ चल रही थी वहां जाकर वह बैठ जाती हैं। लेकिन रूपा उन्हें वहां देखकर एकदम क्रोधित हो जाती है और उनका अत्यंत अपमान करती है। बच्चों, आज हमने कहानी के कुछ अंश को पढ़ा, और अब हम अपनी आने वाली कक्षा में कहानी के बाकी भाग को पूर्णतः पढ़ेंगे।
प्रेमचंद जी द्वारा रचित यह कहानी हमें हमारे हृदय में मानवीय मूल्यों की भावना को जागृत करने की बात करता है। प्रेमचंद जी की इस कहानी का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारी आने वाले समय में हम हमारे हृदय में मानवीय मूल्य और अधिक प्रखर हो सके। मानवीय मूल्यों को हमारे हृदय में उतारने का यह जो प्रयास है, यह प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से किया है। ये जो बूढ़ी काकी कहानी में जो इस तरह के मनोभाव, जो इस तरह का तिरस्कृत होता है, यह व्यवहार कहीं ना कहीं हमें व्यथित करता है, हमें दुखी करता है और यह बताता है कि आज का समाज कितना विद्रुप हो चुका है, कितना विभत्स हो चुका है। बच्चों, कहानी के शेष भाग को हम अपनी आने वाली कक्षा में पूर्ण करेंगे। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।